इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट को हमने 2 वीडियोज़ में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट आर टॉपिकल एजेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है और स्टरलाइजेशन है, ये टर्म्स हम देखेंगे। और इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसके अंदर टॉपिकल एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रिलेटेड जितने कंपाउंड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, क्लोरेक्सिडीन है, ये सारे कंपाउंड जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है टॉपिकल एजेंट, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछता है कि व्हाट आर टॉपिकल एजेंट एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट, कि टॉपिकल एजेंट क्या है और उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स वो एजेंट्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं जिसको हम बॉडी सरफेसेस पर अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ ये अपनी एक्शन को उसी सरफेस पर प्रोड्यूस करता है जिस सरफेस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरा, टॉपिकल एजेंट वो एजेंट भी है जो बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई कर सकता है। बॉडी कैविटीज़ में जैसे नोज़ है, ईयर है, ये कैविटी है, होल है जिसको हम कह सकते हैं कि आइज़ है, नोज़ है, ईयर है, तो ये सब बॉडी कैविटीज़ है। तो टॉपिकल एजेंट यहाँ वो एजेंट को भी हम बोल सकते हैं जिसको हम बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों को हमने मर्ज कर दिया, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस सरफेस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसी सरफेस पर वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा ड्रग का, जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं उसी सरफेस पर वो अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। तो टॉपिकल एजेंट को हम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड, टॉपिकल एजेंट्स आर द एजेंट which are applied on the body surfaces and in body cavities। ये टॉपिकल एजेंट वो एजेंट है जिसको हम बॉडी सरफेसेस, बॉडी सरफेस में जैसे स्किन है, डस्टिंग पाउडर जो फेस के लिए यूज़ करते हैं, ये सब बॉडी सरफेसेस हैं। तो टॉपिकल एजेंट आर द एजेंट which are applied on the body surfaces and in body cavities that open outside, and they produce their pharmacological effect at the site of application. They produce their pharmacological action at the site of application. Topical agents are the agent, या topical agents are the compound which are applied on the body surfaces and in body cavities that open outside, and they produce their pharmacological effect at the site of application. All these drugs have their effect on the site where they are applied, कि जहाँ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उसी साइट पर ये अपने एक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। दे प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में फिर इसको कि टॉपिकल एजेंट वो एजेंट है जिसको हम बॉडी सरफेसेस पर अप्लाई करते हैं। जैसे स्किन पर अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं, एंटी फंगल क्रीम लगा रहे हैं या एंटी बैक्टीरियल क्रीम हम लगा रहे हैं, तो ये सब टॉपिकल एजेंट में कंसिडर होगा। तो टॉपिकल एजेंट्स आर द कंपाउंड्स, टॉपिकल एजेंट्स आर द एजेंट विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी सरफेसेस एंड इन बॉडी कैविटीज that open outside, and they produce their pharmacological action at the site of application. अब there are areas where the topical agents are applied, हम बोल सकते हैं कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। They are applied on the in the eyes है, nose है, vagina है, rectum है, skin है, यहाँ ये सारी चीज़ों पर हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको सब हम टॉपिकल एजेंट में। तो the area where the topical agents are generally applied are eyes, nose, ear, vagina, rectum and skin. Topical agents are generally used in the form of dusting powder, ointment, cream, lotion, paste, spray and drops etc. ये जो है टॉपिकल एजेंट जो यूज़ कर सकते हैं वो डस्टिंग पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं,
जैसे चालकम पाउडर हम लोग लिखते हैं, फेस पे जो पाउडर लगाते हैं वो डस्टिंग पाउडर है। ऑइंटमेंट फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्रीम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लोशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, और ड्रॉप्स हैं जैसे आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप है, नज़ल ड्रॉप है। ये सारे ड्रॉप जो है वो टॉपिकल एजेंट में कंसिडर होंगे। अब इसके बाद इसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो टॉपिकल एजेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। टॉपिकल एजेंट्स को इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट खास तौर से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ क्योंकि हम इनऑर्गेनिक से ड्रग से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ये पोर्शन हमारा इनऑर्गेनिक ड्रग से रिलेटेड है, तो इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स को हम इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप। टॉपिकल एजेंट जो इनऑर्गेनिक है, ड्रग से रिलेटेड है, उसको 4 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स, एक टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स है। सेकंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। थर्ड हम इसको एस्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं, थर्ड एस्ट्रिंजेंट। एंड फोर्थ या तो मिसलेनियस बोल सकते हैं या सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड्स बोल सकते हैं, सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, या मिसलेनियस भी बोल सकते हैं, सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो टॉपिकल एजेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स जिसमें एग्जाम्पल चार बोल सकते हैं, और जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये और बहुत सारे एजेंट्स हैं जो पोविडोन आयोडीन है, एलिमेंटल आयोडीन है। तो ये सब हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट में कंसिडर कर सकते हैं। एस्ट्रिंजेंट के अंदर है एलम, हम कंसिडर कर सकते हैं, एलम एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं, और जिंक सल्फेट हम एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हैं। और इसमें सल्फर है रिलेटेड कंपाउंड में प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, या सेलेनियम सल्फाइड है, सेलेनियम सल्फाइड, जैसे एंटी डेंड्रफ एजेंट है सेलेनियम सल्फाइड, हम उसको यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीट उसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ कि टॉपिकल एजेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप: टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट्स, एंड फोर्थ इज सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड, जैसे मैंने कहा मिसलेनियस भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स में चाल्क है, जिंक ऑक्साइड है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल एलम है, जिंक सल्फेट है, सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, सेलेनियम सल्फाइड है। ये एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल क्लासिफिकेशन इसका कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ, ये जो टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स हैं, एस्ट्रिंजेंट है, सल्फर है, पहले ओल्ड सिलेबस में इसको मेंशन किया था, लेकिन अभी स्पेशली एंटी माइक्रोबियल एजेंट और उससे रिलेटेड ड्रग को यहाँ न्यू सिलेबस में मेंशन किया है। तो अगर ओल्ड सिलेबस का हमको ये सारे टॉपिक अगर देखना है कि टॉपिकल प्रोटेक्टिव क्या है, एस्ट्रिंजेंट क्या है, सल्फर एंड रिलेटेड कंपाउंड्स क्या है, तो इसके वीडियोस भी आपको वहाँ सर्च करने पर मिल जाएंगे कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सिलेबस तो वही, थोड़ा सा माइनर चेंजेस किया है, टॉपिक वही है, सिर्फ यहाँ स्पेशली फोकस इसने नए सिलेबस, न्यू सिलेबस में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और उससे रिलेटेड ड्रग्स को फोकस किया है। अगर किसी को उसकी स्टडी करना है तो वो जाकर टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स के अंदर जाकर, एस्ट्रिंजेंट के अंदर जाकर, जो ओल्ड वीडियोज़ हैं, हम ओल्ड वीडियो के अंदर जाकर हम उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट,
एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक जनरल टर्म है जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है। यहाँ अगर देखें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो एजेंट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में के अगेंस्ट में, जिसमें स्पोर्स भी है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगी है, ये और कितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में जो एजेंट वर्क करते हैं, यानी या तो उसको किल कर देते हैं या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके लिए ये जनरल, बिल्कुल जनरल टर्म है, बहुत ही जनरल टर्म है कि सारे चीज़ों को उसमें कवर किया है, इसलिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसने कंसिडर किया है। तो इसमें दो टाइप के एजेंट्स होते हैं। कुछ एजेंट्स ऐसे रहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कुछ एजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, कुछ एजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और कुछ एजेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय या विच किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Antimicrobial agents are the agent which destroy or inhibit the growth of microorganism। बिल्कुल सिंपल कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट वो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी किल कर देता है। या कुछ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है सिर्फ उसको ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो वो है जो ये डायरेक्टली इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, ख़त्म कर देगा। कुछ एजेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और इसको कुछ एजेंट्स ऐसे रहते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अब ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो रहे हैं, और 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये मल्टीप्लाई होकर 4 हो रहे हैं। तो फास्ट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कुछ एजेंट जो रहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लाई होने को रोक देते हैं, यानी अगर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए तो 4 के 8 नहीं होंगे, 8 के 16 या 16 नहीं होंगे। जिस स्टेज पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको वो वहीं रहेंगे। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो एक ही रहेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो इसके लिए स्पेसिफिक टर्म है, ऐसे एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ में तो एक वर्ड आता है, उसके सफिक्स में हम स्टैटिक वर्ड यूज करते हैं। स्टैटिक अगर लिखा है कोई भी, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला बैक्टीरिया स्टैटिक, ग्रोथ को रोक रहा है तो इसके सफिक्स में स्टैटिक वर्ड आ रहा है। तो ये स्टैटिक वर्ड ही शो करेगा ये ऐसे एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं, ग्रोथ को रोक रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला बैक्टीरिया स्टैटिक, फंगी की ग्रोथ को रोकने फंगी स्टैटिक, वायरस की ग्रोथ को रोकने वाला वायरोस्टैटिक। तो स्टैटिक वर्ड अगर सफिक्स में आता है किसी वर्ड के, तो हम उसको इमीडिएटली बोल सकते हैं कि ये वो एजेंट्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं। अब स्पेसिफिक टर्म हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला बैक्टीरिया स्टैटिक, फंगल की ग्रोथ को रोकने वाला फंगी स्टैटिक, वायरस की ग्रोथ को रोकने वाला वायरोस्टैटिक। तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब वो एजेंट है जो ऑर्गेनिजम्स की को किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देता है, वो एजेंट जो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देता है, वो एजेंट जो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, चाहे किसी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो। जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या वायरस हो, या और किस्म के स्पोर्स हो, किसी के भी स्पोर्स हो, तो वो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देता है। तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं साइट्स।
साइड्स वर्ड CIDES, साइड्स को के साइड वर्ड अगर सफिक्स में आता है तो ये हम इमीडिएटली बोलेंगे कि ये वो एजेंट है जो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली किल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बैक्टीरियासाइड, फंगीसाइड, वायरोसाइड, वायरस की को डिस्ट्रॉय करने वाला वायरोसाइड, फंगस को डिस्ट्रॉय करने वाला फंगीसाइड, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला, किल करने वाला बैक्टीरियासाइड। तो ये वर्ड्स स्पेसिफिक टर्म्स के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स हम, और एंटी माइक्रोबियल ये भी जनरल टर्म है। तो यहाँ दोनों भी अगर हमने कवर किया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो मैंने कहा कि जनरल टर्म था, अब इसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी है जो हम स्पेसिफिकली इसको बोल सकते हैं। जैसा एक टर्म आता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक है। दूसरा टर्म है डिसइंफेक्टेंट, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मीनिंग दोनों के सेम है। एंटीसेप्टिक भी वो एजेंट है जो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। डिसइंफेक्टेंट भी वो एजेंट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय, किल करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इसका इसमें है कि एंटीसेप्टिक जो वर्ड है ये स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग सेल्स पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सेल्स पे जो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड एंटीसेप्टिक यूज किया है। यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस है कि एंटीसेप्टिक का फंक्शन और डिसइंफेक्टेंट का फंक्शन सेम है। ये दोनों भी या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन डिफरेंस दोनों के टर्म्स में कि ये एंटीसेप्टिक स्पेसिफिकली ऐसे एजेंट के लिए यूज होता है जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग सेल पर किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। और डिसइंफेक्टेंट ये स्पेसिफिक टर्म उसके लिए यूज होता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल है, ऑपरेशन थिएटर है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो ऑपरेशंस के अंदर यूज होते हैं, उसको उस पर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी उसको स्टरलाइज करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए उसके लिए जो एजेंट यूज करते हैं उसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, उसके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट कभी कभी पूछता है डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, कि इसको डिफाइन करना है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये इसको पूछता है। बहुत इजीली हम डिफाइन भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि सेम डेफिनेशन है, डिफरेंस इसका ये है कि एंटीसेप्टिक लिविंग सेल्स के लिए यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। और डेफिनेशन जो हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट में लिखा था वही डेफिनेशन यहाँ पर इसको लिए लिख सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक आर द एजेंट which destroy or inhibit the growth of microorganisms on living cells. Antiseptic are the agent which prevent sepsis, ये भी बोल सकते हैं। एंड ये सिंपल वे में जैसे बताया था, एंटीसेप्टिक आर द एजेंट which destroy or inhibit the growth of microorganisms on living cells, या फिर एंटीसेप्टिक आर द एजेंट which prevent sepsis. Antiseptic are the agent which prevent sepsis by destroying or inhibiting the growth of microorganisms on living cell. Antiseptic are the agent which destroy or inhibit the growth of microorganisms on living cells. Example citramide है जो क्रीम फॉर्म में जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट को अगर एक्सप्लेन करना है तो सेम, डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट which destroy or inhibit the growth of microorganisms on non-living objects. On non-living objects,
जिसको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, टेबल, फर्नीचर्स, ये और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं। तो इसमें से ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो होते हैं उसको हम डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट which destroy and inhibit the growth of microorganism on inanimate object, non-living object like instruments, equipments, table। इसमें एग्जांपल्स हैं, फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है, ये हम दोनों। अब डिफरेंस क्या है? तो पहला तो डिफरेंस ये है कि एंटीसेप्टिक लिविंग सेल्स के लिए यूज होता है, ये नॉन डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। एंड सेकेंड हम डिफरेंस लिख सकते हैं कि एंटीसेप्टिक आर सेफ फॉर द बॉडी, antiseptic are safe for the body and disinfectant may be toxic for the body, कि ये बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। एंटीसेप्टिक बॉडी के लिए सेफ है, डिसइंफेक्टेंट बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। एंटीसेप्टिक आर इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी एंटीसेप्टिक इफेक्टिव है। डिसइंफेक्टेंट्स आर इफेक्टिव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा क्वान्टिटी इसकी रिक्वायर्ड है। एंटीसेप्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, डिसइंफेक्टेंट आर कोरोसिव इन नेचर। ये चार डिफरेंस हम इजीली लिख सकते हैं कि एंटीसेप्टिक आर सेफ फॉर द बॉडी, डिसइंफेक्टेंट में बी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। एंटीसेप्टिक आर इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन, डिसइंफेक्टेंट आर इफेक्टिव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। एंड एंटीसेप्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर एंड डिसइंफेक्टेंट आर कोरोसिव इन नेचर। और इसके डेफिनेशन मिला के ये चार डिफरेंस हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने कहा कि स्पेसिफिक टर्म्स है, बैक्टीरिया को किल करने वाला बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड अगर ये वर्ड आता है, द एजेंट विच किल्स द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोसाइड, इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोस्टैटिक, द एजेंट विच डिस्ट्रॉय द ग्रोथ, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। द एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया is called bacteriostatic. Germicide, germicide है the agent which kills the germs, the agent which kills the germ is called as germicide. Viricide, the agent which kills the viruses is called viricide. तो ये रिलेटिव टर्म्स हैं, हम सिर्फ हमको माइंड के अंदर ये चीज़ रखना है कि साइड वर्ड क्यों यूज होता है, स्टैटिक वर्ड क्यों यूज होता है। कभी कभी एक वर्ड पूछता है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, कि स्टेरिलाइजेशन क्या है। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है, स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी इन्वायरमेंट को ऑर्गेनिज्म से फ्री करते हैं। एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू किसी भी सिस्टम में से ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं या उस सिस्टम में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल कर देता है, या इन्वायरमेंट में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम किल कर देते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स आर आइदर किल्ड और रिमूव्ड। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स आर आइदर किल्ड और रिमूव्ड, either killed and removed, and the resultant product will be free from microorganism, and the final product will be free from microorganism. Sterilization is the process by which all microorganisms and their spores are either killed or removed, and the resultant product will be free from microorganism. And this sterilization process can be done by heat, by radiation, by filtration or by gases. ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, ये चार मेथड से हम इसको किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इक्विपमेंट्स को हम ये चार प्रोसेस के थ्रू, चार प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन के। हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन बाय गैसेस। स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, जिसमें ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों भी आता है। ड्राई हीट से भी स्टेरिलाइज करते हैं, मॉइस्ट हीट से, जैसे कुकर है, कुकर में कोई चीज़ हम पका रहे हैं तो वो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है। ओवन है, ओवन में
हम किसी चीज़ को रखकर गर्म कर रहे हैं, वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है। ऐसे ही रेडिएशन है। आप अगर रेडिएशन के अंदर देखेंगे, आप कोई भी मिठाई की दुकान पर जाते हैं, वहाँ ऐसे वो रखे रहते हैं जिसके अंदर जो है ब्लू कलर की लाइट जलती रहती है, और स्वीट्स की दुकान पे जो मिठाई बनाने वाला कई दिनों तक की उनके पास जो मिठाई स्वीट्स रहती है ख़राब नहीं होती। उसका क्या रीज़न है कि वो यूवी लाइट लगा के रखते हैं। यूवी लाइट, ये यूवी से एक रेडिएशंस निकलते, यूवी रेडिएशंस निकलते हैं। ये रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। तो हम बोल सकते हैं दिस इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। ऐसे ही फिल्ट्रेशन से फिल्टर करके, और गैसेस के थ्रू भी हम इसको, गैसेस का एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि कभी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो होता है या मच्छर हो जाते हैं, तो एक ख़ास किस्म की स्मोक के साथ उसका फ्यूमिगेशन करते हैं, रूम का फ्यूमिगेशन करते हैं, तो स्टरलाइजेशन बाय गैसेस हैं। तो इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे किल करते हैं। यहाँ या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हम तो बोल रहे हैं कि ये वो एजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हमने माइंड में हमारे आ गया तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली दे सकता है कि अगर हमने ऐसा रिएक्शंस करवाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ अगर हमने इम्पोर्टेंट हमारे ये चीज़ माइंड में रखा तो बहुत इजीली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बहुत इजीली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हैं। कोई, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी देखेंगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखेंगे, किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर देखेंगे, उसमें कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। दो केमिकल रिएक्शन करते हैं, उससे थर्ड केमिकल फॉर्म होता है, थर्ड केमिकल फोर्थ में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से जो फाइनल न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड है वो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो प्रोटीन होता है। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या है? ये प्रोटीन पॉलीमर है जो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जो है मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको पॉलीमर हम बोलते हैं। तो ये प्रोटीन एक पॉलीमर है जो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रोटीन है। अगर प्रोटीन के रिएक्शन करवा के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज, कोई अगर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है तो पहले प्रोटीन की ग्रोथ होती है, प्रोटीन डिवाइड होता है और फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो में कन्वर्ट होता है, जैसे डीएनए आरएनए के अंदर प्रोसेस होता है। तो वैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो में कन्वर्ट होता है, दो चार में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन डिवाइड होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी सेल्स का जो है वो प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे तो उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर वो सेफ है तो वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी सिंपल एग्जांपल लें, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लिया, हमने इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया। ये HCl ये एसिड है, NaOH एक बेस है। हमने दोनों को रिएक्शन करवा लिया तो थर्ड कंपाउंड बन जाएगा NaCl। न ये एसिड है न बेस है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक थी, दूसरे केमिकल की प्रॉपर्टी बेसिक थी, दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, अब दोनों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब एक थर्ड कंपाउंड फॉर्म हुआ, NaCl फॉर्म हो गया जो न्यूट्रल है, जो बॉडी के लिए सेफ है। हम एसिड कंज्यूम नहीं कर सकते, हम बेस कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, लेकिन एसिड बेस को हमने मिला दिया,
अब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब इसको इजीली यूज करते हैं, जो हमारा जो खाने का नमक है वो इजीली हमको यूज कर सकते हैं, वो हमारे लिए बॉडी के लिए सेफ है। तो दो रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें थर्ड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसका केमिकल नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से किसी भी मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल जाकर अटैच होता है, कोई एटम आ जाकर अटैच होता है, कोई एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी खत्म, काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, जिसको फंक्शनल कैपेसिटी बोलते हैं। तो फंक्शनल कैपेसिटी खत्म हो जाती है और जो पर्पस उसकी वजह से हो रहा है, जिस पर्पस के लिए वो मॉलिक्यूल बना है, वो प्रोटीन बना है, और जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ रुक जाती है, वो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रोटीन किसी भी सेल, लिविंग सेल्स भी हो या ऑर्गेनिजम्स हो, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रोटीन है। अगर हम प्रोटीन का रिएक्शन करवा के उसको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें कि उसका आगे का मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाए, तो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, तो उसमें एक सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है। ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है प्रोटीन, ये जनरल स्ट्रक्चर है, इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है कि इसमें एक सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है। तो एक प्रोसेस है इसके अंदर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन होता है, अगर हमने उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होगा तो इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाया, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप एक रिड्यूसिंग ग्रुप है। सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, इसके अंदर क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये एक रिड्यूसिंग ग्रुप है। इसका अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म हो जाएगी, डाइसल्फाइड SS लिंक फॉर्म हो जाएगी। SS लिंक, यहाँ पर SH था, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप था, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो इसने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइज करके डाइसल्फाइड लिंक, ऑक्सीडाइज करके उसको डाइसल्फाइड लिंकेज में कन्वर्ट कर दिया। तो एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, जिसमें जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये प्रोटीन के अंदर जो रिड्यूसिंग ग्रुप है जैसे सल्फ हाइड्रिल ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करेगा और इस सल्फ हाइड्रिल ग्रुप को डाइसल्फाइड लिंकेज में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो आगे का मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक जाएगा और ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। फिर इम्पोर्टेंट है, इसको अगर समझ लिया कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को कैसे रोक रहे हैं, कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन में जो रिड्यूसिंग ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके जो रिड्यूसिंग ग्रुप है उसके रिएक्शन को करके, जैसे सल्फ हाइड्रिल ग्रुप एक रिड्यूसिंग ग्रुप है, उसके साथ रिएक्शन करके डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का शेप चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री के अंदर शेप को कन्फर्मेशन भी बोलता है। दिस रिएक्शन विल अल्टर द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, दिस रिएक्शन विल अल्टर द कन्फर्मेशन, that means the shape of the protein and thereby inhibit the growth of microorganisms। तो अगर लिखना है तो बहुत ही सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन peroxide react with reducing group like sulfhydryl group present in microbial protein। The highly oxidizing agent like potassium permanganate and hydrogen peroxide may react with reducing group like sulfhydryl group present in microbial protein, and this sulfhydryl group get converted into disulfide linkage. This sulfhydryl group get converted into disulfide linkage, and thus
alter the shape of the protein, thus changes the shape of the protein and inhibit the growth of microorganisms इस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, इस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। फिर इससे इस बार इसको एक्सप्लेन किया, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like hydrogen peroxide and potassium permanganate react with reducing group like sulfidyl group present in microbial protein, and thus the sulfidyl group get converted into disulfide linkages and thus alter the conformation of the protein and inhibit the growth of microorganisms. तो इस तरीके से बहुत इजीली हम उसके मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना। सेकेंड जो प्रोसेस है जिसको जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो हैलोजनेशन है। हैलोजनेशन हम बोल सकते हैं, हैलोजनेशन वो रिएक्शन है जिसमें किसी भी एटम के साथ हैलोजन रिप्लेस होते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो रहे हैं, किसी और ग्रुप के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हैलोजन रिप्लेस हो रहा है। तो हैलोजन में क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, ये सब हैलोजेंस हैं। तो हैलोजेंस अगर रिप्लेस हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को हैलोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर इसमें हमने देखा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन होता है उसका अगर स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रोटीन एक पॉलीमर है, प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसका सिंगल यूनिट जो है वो अमीनो एसिड्स होता है। सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होकर एक पॉलीमर फॉर्म होता है जिसका सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक अमीनो एसिड्स है, ये दूसरे अमीनो एसिड से अटैच हो रहा है, तो दोनों के अटैच होने के बीच में एक लिंक होती है जिसमें दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब इसमें देखें, ये मैंने इसलिए इसको ड्रॉ किया, ये यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, ये दो अमीनो एसिड है, ऐसे अमीनो एसिड अटैच हो जाएंगे और एक चेन फॉर्म हो जाएगी जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, जिससे प्रोटीन फॉर्म होता है। तो एक जनरल स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन का बताया। अब ये जो लिंक है, यहाँ जो लिंक है CONH, ये रिंग है, तो दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंक है इसको पेप्टाइड लिंक बोलता है। दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने वाली जो लिंक है वो उसको पेप्टाइड लिंक बोलता है। दो अमीनो एसिड, जैसे ये लिंक है, प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसको दो अमीनो एसिड्स को जोड़ने वाली जो लिंक है इसको पेप्टाइड लिंक बोलते हैं। तो जब इसका हैलोजनेशन होता है, तो पेप्टाइड लिंक पर जो हाइड्रोजन है, पेप्टाइड लिंक पर जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है। जैसे एक अमीनो एसिड है और ये C डबल बॉन्ड O N था, यहाँ X आ गया, कोई भी हैलोजन इससे रिप्लेस हो गया और ये एक अमीनो एसिड यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ, हैलोजनेशन हुआ, प्रोटीन का हैलोजनेशन हुआ जिसमें पेप्टाइड लिंक पर जो हाइड्रोजन था वो हैलोजन से रिप्लेस हुआ। फिर से इंपॉर्टेंट इसको कि हैलोजनेशन वो रिएक्शन है जिसमें हैलोजन किसी एटम के साथ रिप्लेस होता है। यहाँ पर जो प्रोटीन में पेप्टाइड लिंक है उसमें जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है उसका हैलोजनेशन होगा और ये हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का शेप चेंज हो जाएगा। और ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है,
अब ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया। एक दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ ड्रॉ किया तो एक और प्रोटीन यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो दो मॉलिक्यूल जब ये अट्रैक्शन इसके बीच में और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज आएंगे, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज आ जाएंगे और एक खास उसका शेप होगा, प्रोटीन का एक खास शेप होगा। जब ये इसको पार्शियल बॉन्ड बोलते हैं, ये पार्शियल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ पार्शियल बॉन्ड या इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलता है, ये पार्शियल बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज आते हैं और दोनों के खास शेप में कन्वर्ट होते हैं। अगर ये हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा तो इसके शेप में चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटा देंगे और उसके शेप के अंदर और उसके कन्फर्मेशन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे और फिर उसकी वजह से इसकी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है। सेकेंड ये है कि यहाँ अमाइनो ग्रुप है, ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है और ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। सेकेंडरी हम देखते हैं कि दो, अगर ये कार्बन है तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ये एक ही उससे अटैच है, ये पर प्राइमरी। ऐसे ही नाइट्रोजन है, अगर दो कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी नाइट्रोजन है और अगर एक से अटैच है तो प्राइमरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एटम जो है यहाँ दोनों भी प्रेजेंट है। यहाँ पर प्राइमरी अमाइड ग्रुप, प्राइमरी अमाइड ग्रुप, सेकेंडरी अमाइड ग्रुप, ये प्राइमरी अमाइड ग्रुप है, ये सेकेंडरी अमाइड ग्रुप है। तो यहाँ इजीली लिख सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोटीन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स अंडरगो हैलोजनेशन, जिसका हैलोजनेशन होता है एट पेप्टाइड लिंकेज। कहाँ पर हो रहा है? पेप्टाइड लिंक पर उसका हैलोजनेशन होता है, इन विच द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड विथ हैलोजन। This reaction affects the hydrogen bonding forces and changes the conformation of protein, and this reaction results in the destruction of microorganism, जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कि फिर से कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन एट पेप्टाइड लिंकेज अंडरगो हैलोजनेशन, इन विच hydrogen is replaced with halogen, in which hydrogen is replaced with halogen. This reaction affects the hydrogen bonding forces and changes the conformation of protein and inhibit the growth of microorganism. That means that causes the destruction of microorganism. तो इस तरीके से इसका इजीली लिख सकते हैं। फिर से the primary and secondary amide group present in microbial protein undergo halogenation and peptide linkage. So this reaction affects the hydrogen bonding forces, in which hydrogen is replaced with halogen atom. So changes the conformation of protein and results in the destruction of microorganism. इस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होता है। अब लास्ट इसमें दो प्रोसीजर हो गए, एक तो ऑक्सीडेशन के थ्रू इनहिबिट करना, दूसरा हैलोजनेशन हो गया, तीसरा है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करना। तीसरा प्रोसेस है जिसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है या ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करती है। पहला ऑक्सीडेशन है, दूसरा हैलोजनेशन है, तीसरा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है। कुछ केटाइंस हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है,
पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको कैटायंस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो पोलार ग्रुप होता है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ पोलार ग्रुप होता है। एक जनरल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम ड्रॉ करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन का शेप है, इसमें पोलार ग्रुप है, पोलार ग्रुप जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें नेगेटिव साइन अगर इस पर है, ये पोलार ग्रुप है। तो ये जो कैटायंस है ये पोलार ग्रुप, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जिसको हम पोलार ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है इस कैटायन के साथ रिएक्शन करके, जैसे ये कॉपर के साथ रिएक्शन किया तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो सिस्टम से सेपरेट हो जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। इनसोल्युबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ये पोलार कुछ कैटायंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन की प्रोटीन में जो पोलार ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं और प्रोटीन को सिस्टम से सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि कैटायंस, सम कैटायंस like silver, copper, aluminum may react with polar group present in microbial protein. Some cations like silver, copper, aluminum may react with polar group present in microbial protein and form a complex and this reaction leads to the precipitation of protein. This reaction leads to the precipitation of protein. Therefore, the growth of microorganisms is inhibited. जिसकी वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको पूछा है, व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्लासिफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट, व्हाट आर टॉपिकल एजेंट, क्लासिफाई टॉपिकल एजेंट विद एग्जांपल, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, what are antiseptic and disinfectant, and write the mechanism of action of antimicrobial agent. तो ये तीन मैकेनिज्म है, एक ऑक्सीडेशन है, सेकेंड हेलोजनेशन है, तीसरा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है। इस तरीके से इजीली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, हम उसको कवर करेंगे।